और बुलेटिन की शुरुआत किसान आंदोलन के साथ करेंगे। किसानों को आज सरकार ने बुलाया है। जी हां, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर धरने पर बैठे किसानों के आंदोलन का आज छठा दिन है। कोरोना और ठंड को देखते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने 32 किसान नेताओं को आज न्योता भेजा है। दोपहर 3 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में बातचीत के लिए उन्हें बुलाया गया है। बातचीत में उन्हीं नेताओं को बुलाया गया है जो पहले दौर की बातचीत में शामिल थे, यानी कि अब बातचीत का जो दौर है वो आज से शुरू हो जाएगा। 3 बजे विज्ञान भवन में ये बातचीत होगी कुछ किसान नेताओं के साथ। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बात करेंगे। 3 तस्वीरें आपके सामने, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, बुराड़ी, जहां पर अभी भी किसान डटे हुए हैं और यही वजह है कि डेडलॉक की स्थिति अब भी बनी हुई है। हालांकि किसान बातचीत के लिए राजी हो गए। मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे कटीले तार, बोल्डर्स और बैरिकेडिंग के उस पार देश के अन्नदाता भीषण ठंड के बीच धरने पर डटे हैं। सड़क पर ही डेरा डंडा, सड़क पर ही भोजन, सड़क पर ही सोना उठना, सड़क पर ही विरोध प्रदर्शन। सरकार ने शर्तों के साथ दिल्ली का दरवाजा खोला। बुराड़ी मैदान में किसानों के विरोध प्रदर्शन की इजाजत दी, लेकिन किसान जंतर मंतर जाने की जिद पर अड़े हैं। उन्हें बुराड़ी का मैदान जेल जैसा लग रहा है। बुराड़ी ग्राउंड को ओपन जेल यानी कि कैद किसान करार दे रहे हैं। आखिर क्यों, ये जानने के लिए हमारे साथ तमाम किसान यूनियन के कार्यकर्ता और नेता भी हैं। आप देख रहे हैं पीछे कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कृषि मंत्री और पीयूष गोयल साहब और मनोहर लाल खट्टर, इन सब की तस्वीरें हैं। उनका पुतला जो है वो फूकने की तैयारी में है किसान। और आखिर क्यों उनको लगता है ये ओपन जेल है, उन किसानों से पूछते हैं। हम बरारी में कैद हो गए हैं। बरारी में कैद क्यों हो गए? कैद इसलिए हो गए, हम जंतर मंतर पे जाना चाहते हैं। हमारे जथेबंदियों का जो लान था वो ये था कि जंतर मंतर में हम धरना लगाएंगे, वहां जाकर के बात करेंगे। अगर नरेंद्र मोदी शर्त रख सकता है, हम किसान जथेबंदियां क्यों नहीं रख सकती? नतीजा ये है कि सरकार का बुराड़ी प्लान फेल हो गया। जो किसान यहाँ पहुँचे थे वो वापस लौटने लगे। जाते जाते पीएम और कृषि मंत्री का पुतला भी फूंक गए। दूसरी तरफ दिल्ली को घेर कर बैठे किसान बॉर्डर से हटने को तैयार नहीं और अब वो दिल्ली के 5 एंट्री पॉइंट्स को सील करने की तैयारी में है। राजधानी दिल्ली को वैसे तो पड़ोसी राज्यों से जोड़ने वाली कई सड़कें हैं, लेकिन ये 5 एंट्री पॉइंट्स सबसे खास हैं। जिसमें दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर सिंघू बॉर्डर, दिल्ली रोहतक हाईवे पर टिकरी बॉर्डर, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर, दिल्ली नोएडा बॉर्डर, दिल्ली जयपुर हाईवे पर रजौकरी बॉर्डर। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पूरी तरह बंद हैं। गाजियाबाद बॉर्डर पर भी भारी संख्या में किसान डेरा डंडा गाड़े हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर इनकी तादाद 2 से 3 हजार, जबकि टिकरी बॉर्डर पर 1500 किसान जमे हुए हैं। जबकि दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर किसानों की संख्या 1000 के करीब है। किसानों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद है। मौसमी सिंह और कुमार कुणाल के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। वहीं किसानों और सरकार के बीच बातचीत शुरू होने से पहले ही खटास भी आ गई है। दरअसल भारतीय मजदूर किसान संघर्ष यूनियन के जॉइंट सेक्रेटरी सुखविंदर सिंह ने बातचीत के लिए सिर्फ 32 नेताओं को बुलाने पर सवाल उठाए हैं। आज तक से खास बातचीत में सुखविंदर सिंह ने यह कहा कि देश में 500 से ज्यादा किसानों के जत्थे हैं, तो सिर्फ 32 को न्योता क्यों दिया गया है? सरकार की तरफ से अभी भी भरम पालने वाला लावा दिया गया है, क्योंकि देश की 500 से प्लस जथेबंदी ये आंदोलन लड़ रही है। ये ऑर्डिनेंस के खिलाफ पूरा देश एक है। प्रधानमंत्री से हमने निवेदन किया था कि प्रधानमंत्री जी सभी जथेबंदियों के आगुओं को न्योता दिया जाए और खुद मीटिंग लो ताकि इन मसलों का हल निकल सके। पर प्रधानमंत्री जी जहां उनकी टीम जो है अभी भी भरम पाल रखा है, हमारे में ऐसे फूट डालने की कोशिश कर रही है। जब हम कह रहे हैं कि सभी जथेबंदियां एक है, कोई टेकरी में लड़ रहा है, कोई सिंघू में, कोई नरेला में, जहाँ देश के किसी भी कोने में लड़ रहा है, सभी एक है। सभी को बुलाकर इस व्यवस्था का हल क्यों नहीं निकालते प्रधानमंत्री जी? क्यों जथे
जथेबंदियों में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, जब जथेबंदियों का सबका एक संघर्ष एक है, एक ही है, तालमेल से ये संघर्ष को लड़ रहे हैं और खेती कानूनों के बरखिलाफ लड़ रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि सभी जथेबंदियों को प्रधानमंत्री जी बुलाएं और नरेंद्र मोदी जी खुद मीटिंग लेकर इसका हल निकालें। कितने जत्थे हैं जिनको आप चाहते हैं कि पूरी तरीके से बुलावा जो है वो दिया जाए? 500 से प्लस जथेबंदियां हैं पूरे देश में जो वक्त इलाकों में लड़ रही है और किसानों मजदूरों के गोल लड़ रही हैं। हम कहते हैं कि इस आंदोलन में पूरा देश एक है, पूरे देश को बुलाया जाए, अनगौलिया ना किया जाए। जो थोड़ा ज्यादा लड़ रहा है उसको बुलावा दे दिया जाता है, जो थोड़ा कम है उसको नहीं बुलाया जाता। और ज्यादा जानकारी के साथ सिंघू बॉर्डर से मेरे सहयोगी अशोक सिंघल जुड़ गए हैं, गाजीपुर बॉर्डर से ऐश्वर्या पालीवाल जुड़ गई हैं। सबसे पहले अशोक का रुख करते हुए, अशोक, जो आज से बातचीत का दौर शुरू होना है उसको लेकर किसान संतुष्ट हैं, खुश हैं या फिर अब भी उनमें नाराजगी है? क्या चाहते हैं वो? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जो 32 जत्थे ग्रुप हैं उनकी बैठक अभी शुरू हो रही है सिंघू बॉर्डर पे। दो एरिया हैं जहां मैं खड़ा हूं। एक किसान यहां पे बैठे हैं तरन तारण और अमृतसर के, दूसरी तरफ जो मीटिंग होनी है 32 जो जत्थेदार हैं उनकी मीटिंग होनी है। उसमें वो फैसला करेंगे कि 3 बजे की मीटिंग में जाना है या नहीं जाना है। लेकिन एक गुट यहाँ पे जिनके साथ मैं मौजूद हूँ, सुखविंदर जी यहाँ पे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं किसान मजदूर पंजाब समिति के, उनसे बात करते हैं। आप जो 3 बजे मीटिंग बुलाई है नरेंद्र सिंह तोमर ने, उसमें जा रहे हैं? देखो जी, 3 बजे जो मीटिंग बुलाई है, मीटिंग में ही इस मसलों का हल निकलेगा। हमारा मानना है कि मीटिंग अभी भी आधी अधूरी जो बुलाई गई है। 32 संगठनों को बुला लिया गया है, 500 से प्लस संगठन है देश में, उनको छोड़ दिया गया है। हमारा कहना है कि सभी संगठनों को बुलाया जाए और मोदी जी खुद मीटिंग लेकर ये बिल रद्द करने की कवायद शुरू करें। जो तय करेंगे 32 संगठन है तो उसमें उनके साथ है, वो जो तय करेंगे जाएंगे। हम उनका जो है निवेदन करते हैं कि वो जाएं, जाकर ये अगले को बात करके आते हैं, हम वो मानेंगे। लेकिन हमारा जो संगठन है, हमने फैसला किया है कि हम इस मीटिंग में नहीं जाएंगे, मीटिंग आधी अधूरी है। तो इनका कहना है कि हम उनकी बात तो मानेंगे लेकिन पूरी सब लोगों को बुलाना चाहिए। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नाटक भी किया जा रहा है। अशोक, लौटेंगे आपके पास। ऐश्वर्या पालीवाल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऐश्वर्या, वहां पर क्या तस्वीर है? क्योंकि डेडलॉक की स्थिति लंबे वक्त से बनी हुई है, 6ठा दिन है इस प्रदर्शन का। गाजीपुर बॉर्डर पर कितनी संख्या में अभी भी किसान मौजूद है? क्या वहां से भी कोई नुमाइंदा आज पहुंच रहा है बातचीत के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे किसान पूरी तरीके से तैयार हैं। ये जो ट्रक हैं इनके अंदर 4-4 महीने का राशन अभी भी भरा हुआ है और यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी लोगों का ये कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी, मांग है फार्म लॉ को पूरी तरीके से आप वापस ले लें, अगर वो मांग नहीं मानी जाती है तो 4 महीने क्या, अगर ज्यादा उनको इंतजार करना पड़ा तो वो इंतजार करने के लिए भी तैयार है। आज की जो 3 बजे की मीटिंग है उस पर भी कई लोगों ने अब सवाल उठाए हैं। बोला है कि हर किसान यूनियन को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, सिर्फ 32 को ही क्यों बुलाया जा रहा है। दूसरी बात, अब इंतजार इस बात का हो रहा है कि जब 3 बजे की मीटिंग हो जाएगी उसके आगे डिसाइड किया जाएगा कि क्या करना है। एक तरफ बैरिकेडिंग हुई है, पुलिस यहाँ पे पूरी तरह से तैनात है, दूसरी तरफ किसानों ने भी यहाँ अपना डेरा डाल दिया है। उनका कहना है जब तक मांग पूरी नहीं होगी वो यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। ठीक है, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वक्त भी जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर सभी की नजरें आज 3 बजे की मीटिंग पर हैं। सरकार और किसानों के बीच जो आज बातचीत होगी 3 बजे होनी है, लेकिन सरकार इस आंदोलन को कैसे देख रही है वो कल वाराणसी में पीएम मोदी ने साफ कर दिया है। पीएम ने साफ तौर पर यह कहा कि किसानों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। मुझे एहसास है कि दशकों का छलावा किसानों को आशंकित करता है। किसानों का दोष नहीं है, लेकिन मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, मैं मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है।
अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है, लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा। और इस बीच किसानों के प्रदर्शन में जेएनयू के लेफ्ट छात्र संगठन भी शामिल हो चुके हैं। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन में कल जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और आईएसआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष साईं बालाजी और अन्य नेता शामिल हुए। बालाजी ने किसानों को संबोधित किया और इस दौरान जेएनयू की थाप भी ढपली पर बजाई। और दूसरी अहम खबर का रुख करेंगे। जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शैला राशिद पर उनके पिता ने ही देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल पिता का कहना है कि शैला राशिद देश को तोड़ना चाहती हैं और यूएस में बैठे देश विरोधी ताकतें उन्हें फंडिंग कर रही हैं। मुझे इतना सारा पता नहीं है क्योंकि मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ। मैं बस सिर्फ जो भी कंसर्न एजेंसीज है उनको कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्टिगेट, और मेरा पक्का यकीन है कुछ न कुछ निकला है। टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल होने का आरोप पहले से झेल रही जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शैला राशिद पर इस बार बड़ा इल्जाम है, क्योंकि इस बार आरोप उनके पिता ने ही उन पर जड़ा है। शैला के पिता के मुताबिक 2017 में जेएनयू छात्र संघ की राजनीति को छोड़कर शैला कश्मीर के एंटी नेशनल मूवमेंट से जुड़ गई। सारा खेल पैसे का है। शैला को यूएस में बैठे कुछ अलगाववादी फंडिंग करते हैं। मैं कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि फंडिंग जहाँ से भी, क्योंकि ये एनजीओज भी चलाती है, उन एनजीओज की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अपने आप पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ, और लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा रहे कि ये बेकार है, अनएम्प्लॉयड है, तो एक अनएम्प्लॉयड कहाँ तक खर्चा कर सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और किसके लिए। शैला के पिता ने बेटी पर संगीन इल्जाम जड़ते हुए 3 करोड़ के पैकेज का भी जिक्र किया, जिसे उन्होंने खुद ठुकराया। मुझे 3 करोड़ का कुछ पैकेज बता दिया, हमने 3 करोड़ रुपए रखे हैं इसके लिए। शैला के आप चाहो तो आप ले सकते हैं, या मैंने रिफ्यूज किया। मैंने कहा मेरी अभी बात इस विषय पे हुई नहीं है बेटी के साथ, क्योंकि उसको 7-8 दिन के बाद आना है, तो मैं उसके साथ पहले बात करूंगा, उसके बाद ही बता। अपनी बेटी को देश विरोधी बताकर शैला के पिता ने डीजीपी को चिट्ठी भेजी है और शैला से जान का खतरा बताते हुए खुद के लिए सुरक्षा भी मांगी है। इन्होंने मुझे धमकी दे दी ना, अब के बार धमकी दे दी, इसीलिए मैं भागा भागा जम्मू आया। आरोप के मुताबिक देश विरोधी गतिविधि में शैला ने अपने साथी, अपनी मां, अपनी बड़ी बहन और बॉडीगार्ड को भी शामिल कर रखा है। लेकिन अपने पिता के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए शैला ने उन पर ही गंभीर आरोप जड़ दिए। शैला ने सोशल मीडिया पर सफाई दी। हम परिवार के करीबी की मौत का मातम मना रहे हैं। इस घड़ी में मेरे पिता द्वारा मेरी मां और मेरी बहन के विरुद्ध बेबुनियाद और झूठे इल्जामों से बहुत दुखी हूं। ये हमारा पारिवारिक मामला है, लेकिन आरोप बहुत गंभीर है, इसीलिए मैं जवाब दे रही हूं। तथ्य ये है कि पिता के खिलाफ कोर्ट में मैंने, मेरी मां और मेरी बहन ने घरेलू हिंसा का केस किया था। पिता का आरोप इसी की प्रतिक्रिया। शैला के खिलाफ पहले से देशद्रोह, नफरत और अफवाह फैलाने की धाराओं में केस दर्ज है। अब पिता की शिकायत पर शैला के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं, यानी नए विवाद में फंस गई है शैला। जम्मू से सुनील जी भट्ट और श्रीनगर से शुजाउल हक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। अगली खबर का रुख करेंगे। ग्रेटर हैदराबाद में हो रहे स्थानीय निकाय चुनाव में हाई वोल्टेज ड्रामा देखा जा रहा है। आज वोट डालने जाने हैं ओवैसी समेत कई बड़े नेताओं ने वोट डाला। गृह राज्य मंत्री ने भी मतदान किया है। 150 वार्ड्स में वोटिंग के लिए ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरक्षा इंतजामों में 22,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ये हैदराबाद की जंग है और आज हैदराबाद की इस जंग में बड़े बड़े योद्धाओं की किस्मत सील बंद हो गई। लेकिन फिलहाल तस्वीरों में आप देख रहे हैं केटीआर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री केटीआर अपने परिवार के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग सेंटर पर सबसे पहले पहुंचे हैं। हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जंग शायद अब तक की सबसे बड़ी कड़वाहट वाली जंग रही होगी, क्योंकि कभी इस तरह की लड़ाई
हैदराबाद ने नहीं देखी। सबसे खास बात ये कि यहाँ ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर के जरिए म्युनिसिपल इलेक्शंस हो रहे हैं और जिसमें पारंपरिक लड़ाई थे जो कि टीआरएस, कांग्रेस और एमआईएम के बीच होती रही, इस बार उस पारंपरिक लड़ाई में बीजेपी जिस तरह से उतरी उसने पूरे चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया। लेकिन आज दिन है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का, जिसके लिए हैदराबाद का क्या आम आदमी, क्या खास आदमी, हर कोई अपने पोलिंग सेंटर तक पहुंचेगा और उसके बाद नतीजे जब होंगे तब पता चलेगा कि क्या बीजेपी के लिए दक्षिण का दरवाजा खुलेगा या फिर ओवैसी अपनी पकड़ और मजबूत करेंगे। फिलहाल हैदराबाद में संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। हालांकि ये ग्रेटर हैदराबाद स्थानीय निकाय चुनाव है, लेकिन जिस तरह से चुनाव प्रचार ने बीजेपी को पूरी तरीके से ताकत झोंकने पर मजबूर किया, इसके नतीजे पर अब सबकी नजर है। आज जब वोट डालने पहुंचे तो क्या बोले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी और एआईएमआईएम नेता ओवैसी, आइए आपको दिखाते हैं। मैं इस सब लोगों से, आप सरकार ठीक नहीं काम कर रहे, ये आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ठीक नहीं काम कर रहे, ऐसा आप क्रिटिसाइज करते हुए घर में नहीं बैठना चाहिए। आप बाहर आके आपका अधिकार उपयोग करके सभी लोग जो वोटिंग में पार्टिसिपेट होना चाहिए। ये प्रजातंत्र में, भारत के प्रजातंत्र में, ना कोई देश के प्रजातंत्र में, ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी हर व्यक्ति का बनता है। मैंने अपना जो डेमोक्रेटिक राइट है, अपनी पसंद का इजहार आज किया हूं और मैं आप तमाम के जरिए से हैदराबाद के अवाम से अपील कर रहा हूं कि वो अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करें और हैदराबाद और बिलखुसूस पुराने शहर की तरक्की के लिए, उसकी तहजीब, सखाफत, उसकी ज़बान, उसके कंपोजिट कल्चर के लिए आप तमाम को निकल कर मैं अपील कर रहा हूं कि निकल कर वोट का इस्तेमाल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट का इस्तेमाल करिए, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे, जहां पर कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और सख्त सुरक्षा इंतजाम के बीच जिला विकास परिषद यानी डीडीसी के दूसरे दौर का मतदान चल रहा है। दूसरे चरण में 43 सीटों के लिए 2100 पोलिंग बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें 25 सीटें कश्मीर में और 18 सीटें जम्मू में आती हैं। डीडीसी के दूसरे दौर के चुनाव के लिए 321 उम्मीदवार मैदान में। कोरोना की अब बात करेंगे। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों ने डरा दिया है। पिछले कुछ दिनों की राहत के बाद दिल्ली में एक बार फिर एक दिन में मौत का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में मामूली राहत के बाद कोरोना फिर से जानलेवा रफ्तार पकड़ने लगा है। 7 नवंबर के बाद पहली बार रविवार को 24 घंटे में सबसे कम 68 लोगों की मौत दर्ज की गई, लेकिन अगले ही दिन कोरोना से मौत का आंकड़ा 100 के पार चला गया। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 108 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में कोरोना के 3726 नए मामले सामने आए। अब दिल्ली में कोरोना का कुल आंकड़ा 5,70,000 के पार पहुंच गया है। राजधानी में इस वक्त कोरोना के 32,885 एक्टिव केस हैं और 5,552 कंटेनमेंट जोन हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 50,670 सैंपल टेस्ट किए गए। इस बीच कोरोना टेस्ट को लेकर केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला किया है और आरटी-पीसीआर टेस्ट के दाम में 2/3 की कटौती की गई है। दिल्ली में आरटी-पीसीआर टेस्ट 800 रुपए में हो सकेगा। अभी तक इसके लिए 2400 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। अगर कोई घर बुलाकर आरटी-पीसीआर टेस्ट का सैंपल देना चाहे तो इसके लिए 1200 रुपए देने होंगे। कोरोना पर काबू पाने की कोशिशों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली में 3 दिन के अंदर मोबाइल आरटी-पीसीआर केंद्र चालू किए गए हैं और अब बिहार के भी कई जिलों में ऐसी मशीन लगवाई जा रही है। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं 9 जिला जो है और ये हम लोगों ने इन जिलों में आरटी-पीसीआर मशीन जहाँ नहीं था, वो जहाँ है वहाँ अपग्रेड करना और जहाँ नहीं था तो ऐसा कोई भी कमिश्नरी, बिहार के 9 कमिश्नरी को हमने टैकल किया है और वहाँ आरटी-पीसीआर का वो मशीन हम बेच रहे हैं। कुल मिलाकर वैक्सीन की उम्मीद के बीच कोरोना से जंग जारी है। जरूरत है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे निर्देशों का पूरी सख्ती से
पालन किया जा सके। भागलपुर से राजीव सिद्धार्थ और इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।